अगर मैं आपसे कहूं कि भाषण के बीच जिस तरीके से आपके राहुल गांधी ने पूरे के पूरे सांसदों की गर्दन दबोची ना भाई साहब, अरे आज तक आपके राहुल गांधी कभी ऐसा कुछ किए नहीं थे जो आज करके दिखा दिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या कर दिए कि विपक्षी दल के नेता और आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कभी चश्मा ऊपर नीचे करते रह गई तो कभी इधर उधर देखते रह गई, अरे अब क्या करूं क्या करूं। हाँ भाई साहब, अगर देखने की कोशिश करोगे तो आज आपके राहुल गांधी किसी और ही अलग अंदाज में थे। आज किताब उताब को लेकर बात नहीं की है, आज बजट को लेकर बात की है, आज टॉपिक से भटके नहीं। लेकिन शुरुआत में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये कराटे की बात करने लगते हैं, जूडो की बात करने लगती है, मारपीट की बात करने लगते हैं कि आखिरकार हम बताते हैं कि मैं भी कराटे सीखता हूं, हर दिन सीखता हूं। तो कराटे में क्या होता है कि अगर आपका ओपोनेंट सामने है तो सबसे पहले आप ये सोचते हो कि उसको कैसे करके दबोचा जाए, यहाँ गले पर कैसे दबोचा जाए और फिर इतना तेज कर दिया जाए कि फिर वो सांस ना ले पाए, और जब सांस नहीं ले पाता तो इस तरीके से टैप कर देता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं तो स्पीकर साहब एक बार टोकते हैं कि बजट पर बात करनी है। तो आपके राहुल गांधी कहते हैं अरे मैं थोड़ा क्रिएटिव होकर बताना चाहता हूँ। मतलब ये कहना चाहते थे कि सरकार को किस तरीके से दबोच लिए, क्योंकि अगर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर बजट पर बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, एनर्जी, एआई पर, डाटा सेंटर पर और इंडिया यूएस ट्रेड डील पर और बाकी अन्य चीज़ों पर बात करते हैं। जो आज मुद्दा उठाना चाहिए था आपके राहुल गांधी साहब वही उठाते हैं। लेकिन इसी बीच आपके राहुल गांधी क्या क्या कह देते हैं जिससे विपक्षी दल के नेता भाई साहब आज कुछ नहीं बोल पाए थे, क्योंकि उन सवालों का उनके पास जवाब तक नहीं था। सुनिए, देखिए क्या कहते हैं। ये वीडियो है जो कि मैं आपको खुलेआम दिखा देना चाहता हूं और आपके राहुल गांधी किस तरीके से आज पूरे के पूरे संसद और विपक्षी दल के नेता को लपेट लेते हैं कि भाई साहब कोई कुछ कह नहीं पाता। आज वापस एक बार स्पीकर इनको टोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई साहब आज बोलने का तरीका कुछ इस तरीके से था कि राहुल गांधी को आज कोई रोक नहीं पाता। आइए सुनते हैं आखिरकार क्या कहे और उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिरकार आपके राहुल गांधी सही कहे थे कि गलत कहे थे, आप खुद डिसाइड करोगे। तो ये वीडियो आपके सामने। Thank you for letting me speak today on the budget. Thank you, Rijiju ji, for your comments. I appreciate them. Some time back, Rijiju ji asked me, how do I keep fit? You recall that? And I mentioned to him that I do jiu-jitsu, I do martial arts. And lots of people now in India, youngsters do martial arts. MMA is becoming very popular. Judo is there, jiu-jitsu is there, many different types of martial arts. And जो मार्शल आर्ट की जो फाउंडेशन होती है स्पीकर सर, वो ग्रिप से शुरू होती है। जब हम शुरुआत करते हैं, हम ओपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं। ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है। ये तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन बोले तो दीजिए इसको अच्छी बात कह रहे हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको सर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर आप बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। मैं चेयर पे हूँ, मैंने कहा आप अच्छी बात कह रहे हैं, इसको राष्ट्रपति थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम, थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो दे दीजिए। प्लीज। तो शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है। तो हम बजट की बात कर रहे होंगे थोड़ा, तो फोकस बजट पे ही बात हो रही है, आ रहा हूं। तो अरे राष्ट्रपति के भाषण पे नहीं बोले थे, वो बात भी बोल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। तो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है, ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है और ग्रिप से हम चोक में जाते हैं। सर करते हुए जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है, ग्रैपलिंग में जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है
दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है। और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है, पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है सर। ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का। ग्रिप से चोक और चोक से टैप। और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है सर। ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है सर। जुजित्सु में ग्रिप दिखता है हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है सर। राजनीति में नहीं दिखती। कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है। तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट सर। I was looking at the economic survey and 2 points I found there, solid points, profound points that I liked. First point, that we are living in a world of intensifying geopolitical conflict. मतलब जो पुराना सिस्टम था, यूएस बेस्ड सिस्टम था, डॉलर बेस्ड सिस्टम था, यूनिपोलर जो सुपर पावर था, उस सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा है। द डोमिनेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज बीइंग चैलेंज्ड by the Chinese, by the Russians, by other forces. And the second thing, also profound thing, that we are living in a world of energy and finance weaponization. मतलब एनर्जी को और फाइनेंस को हथियार बना दिया गया है। Main thing they are saying here is that we are moving from a world of stability to a world of instability. Prime Minister stated and NSA stated, shockingly, some time back, that the era of war is over. In fact, we are moving into the era of war. And you can see, war is there in Ukraine, war was there in Gaza, war is there in the Middle East, threat of war is there in Iran. We had Operation Sindoor. So we are moving into a world of instability. The dollar is being challenged. The central game, as my friends on the other side understand, is the dollar is being challenged. US supremacy is being challenged. We are moving from a world of one superpower to some new world that really we can't predict. Maybe 2 superpowers, maybe multiple powers. And it's an unstable world. And that is what you have said in your economic survey, and I agree with it, 100%. At the center of this fight is the concept of AI. Everybody says that we are moving into the era of AI. And I'd like to warn the government that AI is going to have many, many consequences. One consequence of AI is going to be that something that we relied on, the Congress Party and the UPA built, the entire Indian IT industry, companies like Infosys, companies that are at the forefront of information technology are going to struggle. They're going to be challenged. The idea of becoming a software engineer, which is a very popular idea in India, going to be challenged. Lots of our software engineers are going to be replaced by AI. So why I'm saying this is we're moving into a turbulent world, dangerous world. Now, when you move into a dangerous world, what is the first thing that you have to understand? The first thing you have to understand is what are your strengths as a person and as a nation. So I'd like to say to the House here what I think are the strengths of our great country.
And I would say that the central strength is our people. 1.4 billion people, brilliant, energetic, dynamic, who can challenge anybody in the world. Biggest strength. But it's not only the people. Because in the 21st century, a very interesting thing has happened. People create data. So we have the biggest data pool on the planet. 1.4 billion people means massive amount of data is being generated in India, and data is wealth. Everybody talks about AI. But talking about AI is like talking about the internal combustion engine without talking about petrol. The petrol for AI is data. So let me repeat that. The petrol for AI is data. Meaning if you have AI and you don't have data, you have nothing. If you have AI and you don't have data, you have nothing. Now, which are the two biggest pools of data on the planet? The Indian pool of data and the Chinese pool of data. They also have 1.4 billion people. We have bigger population than them. We have, in fact, more interesting data. What's the second strength? The second strength, and what do you need in difficult times? You need food. Who produces our food? Our kisans produce our food. Our laborers produce our food. This is what gives us strength. This is what allows that data to be produced. This is what allows that brilliance to be generated. And we fought for food security. Food is abundant today. So that's the second thing. And the third thing, what do you need to run a modern country? You need energy, you need fuel, you need petrol. So these are the three things that need to be protected in turbulent times. Our people and our data, our food supply, the ability to produce food, and our energy system. तो राहुल गांधी के अगर आप इंग्लिश में मतलब नहीं समझ पाए होंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शुरुआत से लेकर अंत तक किस चीज के बारे में बात किए थे। ये बीच में एक बार भारत और चीन को भी कंपेयर किए थे, क्योंकि चीन के पास भी भारत की ही बराबर लगभग जनसंख्या है, बल्कि भारत के पास ज्यादा है, लेकिन तब भी चीन हमसे डेवलप है, क्योंकि चीन के पास डाटा है, चीन के पास अधिक सारी चीजें हैं। और ये एआई के बारे में भी डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि आप कितना भी एआई बना लीजिए, लेकिन जब तक आपके पास डाटा नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, और डाटा ही सब कुछ है। और यहाँ पर लोग अभी डाटा को, पावर को, मनी को एज अ पावर के रूप में इस्तेमाल करने लगे, जो कि बात सही कह रहे हैं। और आज ऐसा पहली बार लगा कि आपके राहुल गांधी साहब जिस चीज पर बात करनी चाहिए, भाई साहब उस चीज पर बात किए थे। और आई थिंक ये भाषण हर उस लड़के को सुनना चाहिए और उस हर नव युवक को सुनना चाहिए जो आगे चलकर टेक्नोलॉजी में कुछ करना चाहता है। आई थिंक आप भी इनसे कुछ समझे, सीखे होंगे। बाकी बात सही लगी हो तो बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।